Today we will discuss the important chapters of basics of financial services. Okay. एक important regulatory authority के बारे में बात करेंगे. That is called as SEBI, that is Securities Exchange Board of India. Securities Exchange Board of India ये 1988 में एग्जैक्टली एस्टैब्लिश हुई थी, बट एक्चुअली इसका जो एग्जीक्यूशन पीरियड चला और वो कह सकते हैं कि स्टार्ट हुआ इन द ईयर 1992. ओके, एंड ऑन 12th of April ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिए. एग्जाम में पूछते हैं और क्वेश्चंस या इवन तो कभी इंटरव्यूज में पूछते हैं. अगर आप कभी किसी फाइनेंशियल कंपनी में एज अ इंटरव्यू के लिए जाते हैं जॉब के लिए, दे विल आस्क यू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी. सेबी एग्जैक्टली कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, सच में एस्टैब्लिश कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछते. तो एस्टैब्लिश हुआ 1988 में. ओके, बट एग्जीक्यूशन उसका जो वर्किंग एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 12th of April 1992. ओके, और ये इंडियन ये पार्लियामेंट में उनका एक्ट पास हुआ था. एंड इट इज कॉल्ड एज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज. व्हाट एग्जैक्टली सिक्योरिटीज? सिक्योरिटी इन द फाइनेंशियल एसेट्स. ओके, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जैसे कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज. इनको रेगुलेट करने वाली एक अथॉरिटी होती है, जिसे कहते हैं सेबी. ओके, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. बेसिकली अगर आप देख सकते हैं, और एकदम बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर एसबीआई कंपनी थी तो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स है. एसबीआई इज अ बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. बट एसबीआई ने जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में जब उन्होंने एंट्री किया तो यस दे हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम सेबी. भले वो गवर्नमेंट बैंक है, भले उसमें गवर्नमेंट के शेयर्स है, बट जब वो म्यूचुअल फंड्स, बैंकिंग के ऑपरेशंस अलग है, म्यूचुअल फंड्स के ऑपरेशंस अलग है. ओके, बैंकिंग के फर्म्स ऑपरेशंस पूरे अलग हैं और म्यूचुअल फंड्स के जो ऑपरेशंस है वो अलग है. तो उन ऑपरेशंस को सेफगार्ड करने के लिए, उनको राइट्स सेफगार्ड करने के लिए एसबीआई ने भी सेबी से क्या लिया रहेगा, सेबी से अप्रूवल लिया रहेगा, लाइसेंस लिया होगा कि भाई हम लोग अभी से म्यूचुअल फंड्स में डील करने वाले हैं, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. क्योंकि आप कितनी बड़ी बैंक क्यों ना हो, गवर्नमेंट बैंक क्यों ना हो, बट अगर गवर्नमेंट बैंक भी अगर सिक्योरिटीज में डील करती है तो यस दे हैव टू टेक लाइसेंस, दे हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द सेबी, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ओके, एंड इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी. यू कैन नॉट से दैट ओके अरे हमारे पास गवर्नमेंट के शेयर है तो हम लोग को कुछ भी चलेगा, बिल्कुल नहीं. You have to follow the rules and protocols. Okay, then functions of SEBI के हैं. First is issuers for securities. Issuers जैसे कि investors हो गए, lenders हो गए. Okay, ये legal होते हैं, वहाँ पे ऐसे कोई भी आपको धोखा नहीं देंगे, बिकॉज उनके पास भी लाइसेंस मिलता है कि भाई हाँ हम लोग शेयर्स में डील कर सकते हैं क्या नहीं. सेकेंड इज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स. देखिए इसमें SEBI सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स जैसे कि बायर्स, उनका ही इंटरेस्ट है. ट्रेडर्स जो फंड रेज कर रहे हैं उनके बारे में ही सोचेगी, उनका भी नुकसान नहीं होने देगी और ना ही इन्वेस्टर्स का नुकसान होने देगी. देन फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज जैसे कि ब्रोकर्स हो गए, एजेंट्स हो गए, उनको भी लाइसेंस दिया गया है कि भाई आप भी सिक्योरिटीज में डील कर सकते हैं. देन इट चेक्स प्राइस मैनिपुलेशंस. यस, प्राइस मैनिपुलेशंस इसमें बिल्कुल भी नहीं कि लोगों से पैसे ले लिया और ऑटोमेटिकली हमने डुबा दिए या प्राइस कम कर दिया, अभी उनको वेट करवाएंगे होल्डिंग के लिए, बिल्कुल नहीं. दे डोंट, इट ऑलवेज चेक द प्राइस मैनिपुलेशंस. ओके, देन इट बैन्स इनसाइडर ट्रेडिंग. यस, इनसाइडर मतलब कोई अपने रेफरेंस पे दिल के नहीं हमें शेयर्स दिला दो या वो चीज़ें वहाँ पे नहीं होती, रेफरेंसेस से काम नहीं रहता है. देन इट प्रोहिबिट्स अनफेयर एंड फ्रॉडलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस. यस, यहाँ पे आप किसी को भी चिट फंड्स हो जाते हैं, किसी बहुत सारे लोगों ने ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे बहुत सारे लोगों से पैसा ले चुके हैं और भाग गए हैं. तो ये सेबी, अगर आप देखोगे कौन सी भी कंपनी स्टॉक लिस्टेड रहती है, स्टॉक लिस्टेड, वो जल्द से वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. बट जो स्टॉक लिस्टेड ही नहीं है, आप कभी भी किसी कंपनी में आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये कभी देखिए कि भाई वो स्टॉक लिस्टेड है या नहीं. अगर वो स्टॉक लिस्टेड नहीं है तो आप बिल्कुल भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपके पैसे सेफ गार्ड रहते हैं. बट अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे स्टॉक लिस्टेड ही नहीं है तो ये आपके 101% चांसेस है पैसे डूबने के.
it promotes fair code of conduct in the security. Yes, they never ever see that कि भाई ये person कौन से religion से belong करता है भाई. It gives fair conduct in the security. Yes, वो deal कर सकता है चाहे वो हिंदू हो मुसलमान anybody, irrespective of any caste, creed and relations. Okay, any customs, traditions, whatever it may be. उनके कोई देखते नहीं कि हाँ ये particular person ये religion से belong करता है तो इसको trade नहीं करना चाहिए. बिल्कुल इसमें कुछ भी problem नहीं है. Now we will discuss the RBI. Now RBI is the father of all banks, Reserve Bank of India. ध्यान से सुनिए कि ये पर्टिकुलर जो बैंक है, ये बैंक और इसकी एक्ट, RBI एक्ट एंड RBI, दोनों में आप डिफरेंस देखिए. RBI एक्ट आई थी 1934 में. ओके, Reserve Bank of India Act came in the year of 1935. बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो बैंक है ये 1935 में. तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि भाई आरबीआई कब आई और आरबीआई एक्ट कब आई. ओके, ये दो टाइप के भी क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों को कि वो कंफ्यूज करते थे. आरबीआई बैंक कब आई? आरबीआई बैंक आई 1 अप्रैल. तो ध्यान में रखिए अप्रैल फूल डे. ओके, 1 अप्रैल 1935. ये क्या है? आरबीआई बैंक आई. आरबीआई एक्ट कब आई? 1934 में. ओके, ये फादर ऑफ ऑल बैंक्स है. ये सारी बैंक्स को कंट्रोल करती है, सुपरवाइज करती है, बैंक्स को अप्रूवल देती है. और ये इस पर्टिकुलर बैंक का काम क्या है ये लोग आपको बताऊंगा मैं आगे. बट मेन इंपॉर्टेंस काम ये है इसका कि भाई जितने भी बैंक्स हैं अगर उन्हें बैंक का बिजनेस करना है, अगर कहूँगा कि भाई मेरे कुछ 10-12 फ्रेंड्स हैं, अगर हमें बैंक का बिजनेस करना है, हाँ यार बैंक में लोग बहुत पैसे होते हैं और अच्छा खासा ट्रांजेक्शन के लिए हमें पैसे मिल सकते हैं. बैंकिंग बिजनेस जैसे कि बैंकिंग बिजनेस के लिए मिनिमम 10 पीपल लगते हैं और नॉन बैंकिंग के लिए 20 और मोर. तो बैंकिंग के लिए मेरे पास सपोज मेरे 10 फ्रेंड्स हैं, हमने बैंक स्टार्ट किया. बट बैंक स्टार्ट करने से पहले हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा. ओके, अगर हमें लाइसेंस नहीं मिलता है तो हम बैंक स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, हम बैंकिंग ऑपरेशंस नहीं कंडक्ट कर सकते हैं. ओके, तो ये काम कौन करता है? आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आई है 1 अप्रैल 1937 में. इसमें अगर आप देखोगे कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक. अगर आप देखोगे सच में देखा जाए तो अपना ईयर रहता है 1 दिसंबर से लेके 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक एंड हो जाता है. बट अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर की जब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की, तो वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक. 1 अप्रैल क्यों पकड़ा गया? क्योंकि 1 अप्रैल को ही हमारी देश की रिजर्व नेशनल बैंक जैसे कि सेंट्रल बैंक का एग्जिस्टेंस हुआ और इस 1 अप्रैल, इसीलिए हमारा फाइनेंशियल ईयर भी उसी दिन से स्टार्ट होता है, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च. ओके, तो ये याद रखिए ये पॉइंट. सेकंड हम बात करेंगे फंक्शंस क्या है आरबीआई के, क्योंकि इशू ऑफ नोट्स सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये नोट इशू करता है. अभी आपको मालूम है कि भाई नोट्स देखोगे उसमें आरबीआई का नाम रहता है. अगर आपको स्टेट बैंक की नोट मिलती है या आपको कैनरा बैंक की नोट मिलती है उसको बिल्कुल फाड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि वो जाली नोट है. क्योंकि नोट इशूइंग अथॉरिटी सिर्फ आरबीआई के पास है और किसी के पास नहीं. हाँ, पहले अगर देखो कि 1 रुपये या 2 रुपीज़ का नोट था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती थी, बट वो कुछ पर्टिकुलर नोट्स ही थे उनके पास. जब ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स आरबीआई के पास ही उसके पास अथॉरिटीज है, पावर्स है, छाप सकते हैं. सेकेंड इज बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट. यस, अगर गवर्नमेंट को पैसा लगता है, किसी की कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कौन सी भी पार्टी हो, वो इलेक्शन जीत के आएगी, जब उन्हें फंड्स की जरूरत रहेगी, यस वो आरबीआई से पैसा यूटिलाइज ले सकती है, यूटिलाइज कर सकती है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. देन बैंकर्स बैंक. बैंकर्स बैंक क्या है? ये फादर ऑफ ऑल बैंक्स की. ये बैंक्स सब बैंक्स की है, मतलब क्या है इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है. जितनी बैंक्स है इंडिया में उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? आरबीआई. कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. यस, ये बैंक बहुत सारे बैंक्स को गाइडलाइंस भी देती है कि भाई आप कितना तक क्रेडिट पे पैसे दे सकते हो, कितना अमाउंट आप दे सकते हो उधार पे. ओके, लोन के जरिए उतना ही आप दे सकते हो, उससे ना कम ना उससे ज्यादा. देन कस्टडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स. कस्टडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर बैंक फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है. अगर आप कभी सच में तो पहले लोगों के पास आरबीआई के पास जाना पड़ता था अगर आपके पास डॉलर्स हो या पाउंड्स हो, अदर करेंसीज हो. आज की डेट में आपको आरबीआई के पास जाने की जरूरत नहीं है. सच में
बट अगर आप पास में देखो कि आसपास ही आपके पास ऑथोराइज डीलर्स होते हैं जो डील्स करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, उनके पास जाके भी आप उनको करेंसी देके आप अपने देश की करेंसीज ले सकते हो। अगर आपके पास डॉलर्स है और अगर आप किसी रिक्शा वाले को देते हो, टैक्सी वाले को देते हो, वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते, भाई ये करेंसी हमें चाहिए नहीं, हमें तो गांधी जी वाला नोट चाहिए, बराबर। तो यस, एट दैट टाइम आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आपके पास क्या है, आप आरबीआई के पास जा सकते हैं, उन करेंसीज को आप एक्सचेंज करके अपना इंडियन करेंसी ले सकते हो। अगर आरबीआई आपसे दूर है ज़्यादा, तो आप आसपास भी बहुत सारे ऑथोराइज डीलर्स होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, उनके पास जाके भी आप क्या कर सकते हैं, नोट क्या कर सकते हैं, करेंसीज एक्सचेंज कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ आरबीआई, इंपॉर्टेंस ऑफ आरबीआई, देखिए इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को डेवलप और डाइवर्सिफाई करने में बहुत हेल्पफुल रहा है आरबीआई, क्योंकि आप देखेंगे कि जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट जो बनाती है उनको बैकअप कौन करता है, आरबीआई करता है, क्योंकि उनको जो फंड्स रहता है, एक तो अगर वो टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट करते हो, बट अगर टैक्सेस भी नहीं रहे हैं उनके पास, तो यस दे हैव टू टेक लोन फ्रॉम द आरबीआई। ओके, इट इज एन अपेक्स बॉडी ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। मैंने आपको पहले कहा है कि ये सारे बैंक्स की पावर अथॉरिटी है, इट इज अपेक्स बॉडी, अपेक्स मतलब प्राइम अथॉरिटी, प्राइम बॉडी। ओके, प्राइम मतलब सबसे ऊपर, सबसे टॉप लेवल। देन ये फ्रेम करती है मॉनेटरी पॉलिसीज। यस, इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में दोनों भी बताऊंगा। पहले मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम सोचते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या है कि भाई ये जो भी इंटरेस्ट रेट्स हो रहे हैं, कितने लोन पे कितना इंटरेस्ट रेट देना है, इंटरेस्ट रेट कम रखना है कि ज्यादा रखना है, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, इनको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज जो फ्रेम करते हैं उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसीज कौन बनाता है, आरबीआई बनाती है। द मॉनेटरी पॉलिसीज फ्रेम बाय डैश, ये क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में। मॉनेटरी पॉलिसीज आर फ्रेम बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, द बेस्ट एग्जांपल इज, जैसे कि कोई बैंक है, अगर कोई एजुकेशन लोन देती है, अगर देखो कि कोई बैंक लोन देती है, तो उसके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो पहले आरबीआई डिसाइड करती है। अगर आप देखोगे कभी कभी हमारे पास न्यूज में आ जाता है कि भाई लोन सस्ते हो गए, या लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया या बढ़ गया, कुछ लोग टेंशन में आ जाते हैं, कुछ लोग खुश भी हो सकते हैं, क्योंकि जो लोन का इंटरेस्ट कम ज्यादा हो रहा है, ये कौन कर रहा है, ये बैंक खुद नहीं कर रही है, आरबीआई कर रही है, आरबीआई कर रही है ये सब। ओके, देन मॉनेटरी अथॉरिटी, ये सारे पैसों का काम झाम, मनी सप्लाई, ये कौन करता है, आरबीआई करता है। मॉनेटरी अथॉरिटी बेसिकली सप्लाई ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट, जो भी बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट रहते हैं, इन्फ्लेशन होता है, वो होता है, लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी इन द सेंस कि भाई हमारे पास कौन से एसेट्स ऐसे रखने चाहिए जो जिसकी लिक्विडिटी काफी अच्छी है। लिक्विडिटी इन द सेंस क्या है, इजीली कन्वर्टेड इनटू द कैश, इजीली कन्वर्टेड इनटू द कैश, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। ये सारे एस्पेक्ट्स को कौन फ्रेम करता है, कौन सिस्टमैटिक सुपरवाइज करता है, वो है आरबीआई, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन आ जाता है हमारा फिस्कल पॉलिसी, फिजिकल नहीं, फिस्कल, FISCAL, फिस्कल पॉलिसी। ये जो पॉलिसीज होती है ये डिसाइड करता है गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सरकार रहेगी वो उस पॉलिसीज को फ्रेम करती है। वो पॉलिसीज होती क्या है, वो पॉलिसी से हम देश की आमदनी, देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ा सकें, ओके, उसको अपलिफ्ट कर सकें। जैसे कि अगर हम देखें कौन सी चीजें महंगी करनी है, कौन सी चीजें सस्ती करनी है, टैक्स रेट्स कितना लगाना है, ओके, टैक्स रेट कितना लगाना है, अमीरों से कितना टैक्स लेना है, गरीबों से कितना टैक्स लेना है, मिडिल क्लास पीपल से कितना टैक्स लेना है, कस्टम्स ड्यूटीज क्या रहेगी, कौन सी चीजों के दाम बढ़ाने हैं, कौन सी चीजों के दाम कम करने हैं। ये सारा का सारा काम कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। और वो पॉलिसीज को फ्रेम करने के बाद उस पॉलिसीज को कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी, FISCAL। फिस्कल पॉलिसीज जो फ्रेम करती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, मॉनेटरी पॉलिसीज फ्रेम करता है आरबीआई। सो डोंट बी गेट वेरी मच कंफ्यूज अबाउट दैट कि फिस्कल पॉलिसीज एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम कर रहा है आरबीआई एंड फिस्कल पॉलिसी फ्रेम कर रहा है गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो दिस इज आवर चैप्टर। सो थैंक यू so much.